मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अध्याय कृषि के चौथे भाग को पढ़ेंगे। पहले की वीडियो में हमने कृषि से संबंधित बातों को जाना, साथ में भारतीय फसलों के लिए औसत भौगोलिक दशाओं को जाना। आज की वीडियो में हम प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, भूदान, ग्रामदान, कृषि और भारतीय अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव के कारण भूमिगत संसाधनों का प्रयोग से कृषि कम हो रहा है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत देश में अभी भी देश के किसान मानसून एवं भूमि की प्रकृति उर्वरता पर निर्भर हैं। देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर एवं तकनीकी संस्थागत सुधार लाने की जरूरत है। स्वतंत्रता के बाद देश में संस्थागत सुधार लाने के प्रयास किए गए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी। इसकी चकबंदी अनिवार्य थी। 1960 से 70 के दशक में कृषि में सुधार के लिए विशेष पैकेज भी लाए गए। इसके बाद गेहूं की कृषि के लिए हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति के बाद श्वेत क्रांति भी लाई गई। इसमें दुग्ध उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। 1980 से 90 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू हुआ, जो संस्थागत एवं तकनीकी सुधारों पर आधारित था। देश में सूखा, बाढ़, आग इत्यादि के समय में फसल बीमा का प्रावधान एवं कम दर पर ऋण प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों एवं अन्य बैंकों की स्थापना की गई। साथ में भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना योजना लागू किया। कृषि से संबंधित दूरदर्शन और आकाशवाणी पर संबंधित जानकारी दी जाती है। साथ में बिचौलियों के शोषण से किसानों को सुरक्षित रहने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा लाभदायक खरीद मूल्य की सरकार घोषणा भी करती है। कृषि में फसलों की खेती के अलावा दुधारू पशुओं का पालन, मुर्गी पालन तथा मछली पालन आदि के विकास को प्रोत्साहित किया जाता है। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। विनोबा भावे जी गांधी जी के साथ सत्याग्रह एवं ग्राम स्वराज कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पद यात्रा की। इसी क्रम में वे आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव में गए, जहां वे भूमिहीन ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। इसी क्रम में ग्रामीणों ने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ जमीन उनसे मांगी। वे तुरंत वादा तो नहीं किए, पर उन्होंने आश्वासन दिया और कहा यदि सरकारी भूमि पर वे कृषि करेंगे तो वे उनकी मदद करेंगे। इसी बीच श्री रामचंद्र रेड्डी जी खड़े हुए और उन्होंने कहा 80 भूमिहीन ग्रामीणों को वे 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की, तो इसे ही भूदान के नाम से जाना गया। बाद में विनोबा भावे ने अपनी यात्राओं को जारी रखा और अपने विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदार ने अपने गांव को भूमिहीन किसानों को दान दे दी। इसे ही ग्रामदान कहा जाता है। भूदान ग्रामदान को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन कृषि का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में घट रहा है, जो एक चिंता का विषय है। यदि कृषि में गिरावट होगी तो कृषि से संबंधित उद्योगों को भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। कृषि के महत्व को समझते हुए भारतीय सरकार ने इसमें सुधार के लिए कई प्रयास किए। साथ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा सेवा, पशु प्रजनन केंद्र, बागवानी विकास, साथ में मौसम के पूर्वानुमान के अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की। रोटी, कपड़ा, मकान मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताएं हैं। देश के प्रत्येक नागरिक को न्यूनतम पोषण स्तर मिलना चाहिए। जनसंख्या के कुछ भाग को यह नहीं मिलता तो उसे खाद्य सुरक्षा से वंचित माना जाता है। हमारे देश के कुछ भाग जो आर्थिक दृष्टि से कम विकसित राज्यों, जहां अधिक निर्धनता व्याप्त है, खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं है। समाज के सभी लोगों को खाद्य उपलब्धता प्राप्त करने के लिए हमारी सरकार ने खाद्य
सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रणाली की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत बफर स्टॉक, जन वितरण प्रणाली जैसी सुविधाओं को प्रदान किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक कार्यक्रम है जो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आवश्यक खाद्य पदार्थों को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराती है। खाद्य सुरक्षा बफर स्टॉक बनाने में एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सक्रिय है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यह किसानों से अनाज खरीदकर उसका भंडारण करती है। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं भारतीय उपभोक्ताओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है गरीबी रेखा के नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन। दूसरा है गरीबी रेखा से ऊपर, अबव पॉवर्टी लाइन। परंतु यह वर्गीकरण पूर्ण नहीं है। अनेक हकदार गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं, जिससे गरीब लोगों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं वैश्वीकरण का अर्थ। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं 19वीं सदी में जब यूरोपीय लोग भारत आए तो भारतीय मसालों को अन्य देशों में निर्यात किया जाता था। दक्षिणी भारत में इन कृषि उत्पादों को उत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। आज भी गरम मसाला का निर्यात मुख्य रूप से किया जाता है। वर्तमान समय में चावल, चाय, कॉफ़ी, कपास, जूट, रबड़ और मसालों का मुख्य उत्पादन होने के बावजूद विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अधिक सहायता दी जाती है। भारतीय कृषि को लाभदायक बनाने के लिए भारतीय कृषकों की सीमांत और छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जोर देना होगा। साथ में बढ़ती जनसंख्या के कारण छोटी जोतों पर अन्य लाभदायक फसलों को उत्पादित करने के लिए योजनाओं के साथ किसानों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत की जानी चाहिए, जिसके कारण छोटे किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। आज हमने प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, भूदान, ग्रामदान, कृषि और भारतीय अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की। आपके लिए 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, भूदान ग्रामदान को किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? दूसरा प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।